वेलकम टू बैक डियर माय स्टूडेंट एंड माय व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिस्ट्री का पार्ट 3 फिर से लेकर आ गए हैं और उसका टाइटल फिर से वही है, सोर्स ऑफ एन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। बात तीन चल रही थी, तीन स्रोतों की। एक पहला नंबर चल रहा था, पहला नंबर आपका आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। सेकंड नंबर लिटरेचर और थर्ड नंबर इज आपका फॉरेन अकाउंट, ठीक है, मतलब ये फॉर उसको कह सकते हैं ये फॉरेन सोर्सेस। अब इसको चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम आपको एक एक डिटेल देते जाएंगे। बात चल रही थी अशोक के अभिलेखों की। किसकी बात चल रही थी? बात चल रही थी अशोक के अभिलेखों की। और अशोक के अभिलेख वगैरह क्या है, कुछ फैक्ट आपको दिए हुए थे और अभिलेख से संबंधित चल रहे हैं। जब अशोक का चैप्टर, जब ये मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे तो हम लोग अशोक के जो अभिलेख है उनको पूरे डिटेल में, जो उनके 14 शिलालेख पाए गए हैं, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी इसके हम लोग इंट्रोडक्शन में चल रहा है। जैसे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या है, तो उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। उसका इंट्रोडक्शन आपका लिटरेचर में भी थोड़ा जाएगा और थोड़ा जो ये विदेशी स्रोत है उसमें भी जाएगा। चलिए अब इसका एक बार चार्ट बना देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चार्ट देखिए, प्रिपेयर हो चुका है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, अशोका इंस्क्रिप्शंस वर डिस्कवर्ड बाय, मतलब सबसे पहले आप लोगों ने ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि अशोका के जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, उसको सबसे पहले किसने पढ़ा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से नाम पढ़े होंगे, जेम्स प्रिंसेप। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता हु डिस्कवर्ड द अशोका इंस्क्रिप्शन, मतलब अशोका के जो इंस्क्रिप्शन अभिलेख हैं, ठीक है, उनकी सबसे पहले खोज किसने की, तो खोज की थी टी पेंथेलियर ने। टी पेंथेलर लिख दे रहे हैं हिंदी में भी, टी फैन थेलर। टी पेंथेलर ने सबसे पहले अशोका इंस्क्रिप्शन की खोज की थी। इसके बाद हु डिस्कवर्ड फर्स्ट अशोका इंस्क्रिप्शन। डिस्कवर्ड का मतलब होता है स्टडी, मतलब पढ़ा। इसका हिंदी में मतलब होता है पढ़ा। सबसे पहले अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है, अशोका की जो अभिलेख है, सबसे पहले किसने पढ़ा? सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा। और कब पढ़ा? 1837 में। कब पढ़ा? 1837 में। और 1837 में सबसे पहले अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप को इंग्लिश में भी लिख दे रहा है, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। आई थिंक इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अभी तक देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। हिंदी में इसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। हम लोग पहला नंबर अब पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन। बाकी इंस्क्रिप्शन जैसे जैसे आते जाएंगे आपके मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में, ठीक है, और गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, जैसे जैसे आते जाएंगे उसको मांगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। ये एक हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जो जो चीजें आ रही हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से जो है पढ़ा जाता है और कैसे, क्या इंट्रोडक्शन उसका चल रहा है। एज समझिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के जो इंस्क्रिप्शन है वो एग्जाम्पल है। और इंस्क्रिप्शन के बाद आ जाएगा क्वाइनेज। क्वाइनेज मतलब सिक्के। अब उसमें सिक्के भी मिले हैं। अब सिक्के मिले हैं ये आपके मौर्य काल में भी मिले हैं, ठीक है, मौर्योत्तर काल में मिले हैं। लेकिन सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर बात की जाए कि सिक्के कैसे बने होते थे, किसके बने होते थे, ठीक, क्या उनकी वैल्यू होती थी, तो इसका जब धीरे धीरे जो उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा तो उसके अकॉर्डिंग आगे चलता जाएगा। सबसे पहले इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन अभिलेख, अभिलेख की अगर किस ये स्टडी किया जाता है, मतलब एक तरह से जो ब्रांच है, ठीक है, जिस ब्रांच के तहत इंस्क्रिप्शन की एक तरह से स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं इपिग्राफी। क्या बोलते हैं? इपिग्राफी। हिंदी में बोलते हैं इसको अभिलेखा शास्त्र। अभिलेखा शास्त्र। और सिक्के का मतलब सिक्कों का जिस ब्रांच के ये अंतर्गत जो है स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्र।
सॉरी, मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। अब इसके बाद प्राचीन भारत के सिक्के देखिए कहाँ कहाँ पाए गए। ठीक है, प्राचीन भारत के सिक्के कहाँ कहाँ पाए जाए वो आगे बताते हैं। प्राचीन भारत के सिक्के आपको तांबे में, चांदी में, सोना में, सीसा में, इन इन धातुओं में, और कहीं कहीं ये कभी कभी पत्थर के, जो बहुत पुराने पत्थर के भी कुछ ये पाए जाते हैं। अब इसके बाद इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, एक बार इसको देख लीजिए, इसको रिपीट कर दे रहा है। अशोका इंस्क्रिप्शन वर डिस्कवर्ड बाय, मतलब अशोक के अभिलेख की सबसे पहले खोज किसने की? टी पेनथेलर ने। अशोका के जो अभिलेख थे, ठीक है, उसको सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। और ये ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, और जो लैंग्वेज थी, ठीक है, लैंग्वेज जो मतलब जो पढ़ा था, अगर लैंग्वेज की बात करें यहां पर, जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, जिसको सबसे पहले पढ़ा गया। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा गया था। और पुरातात्विक स्रोत में आपके बता दिया कि आर्कोलॉजिकल ये सोर्सेज में पहला इंस्क्रिप्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बताते जाएंगे। फिर क्वाइनेज आएगा, सिक्के। ठीक है, सिक्के में जो है वो जिस ब्रांच के तहत हम इसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। और इंस्क्रिप्शन का जिस ब्रांच के तहत स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एपिग्राफी, अभिलेखा शास्त्र। और प्राचीन भारत के सिक्के तांबे में, चांदी में, सोना में, सीसा में आदि में मिलते हैं। ठीक है, इतना चार्ट देख लीजिए। अब इसके बाद एक पूरा चार्ट बना देते हैं जो आपके सिक्के, जो क्वाइनेज है, क्वाइनेज को जो है पूरा कवर कर लेगा। इसको देख लीजिए। देखिए पुरातात्विक स्रोत में क्वाइनेज के जो सिक्के के हैं पूरे का पूरा चार्ट बन चुका है। अब आपको इसको समझा देते हैं। क्वाइनेज को जो अभी हमने लास्ट वाले चार्ट में देखा था, क्वाइनेज ब्रांच, किस ब्रांच के तहत इसका जो हम लोग स्टडी करते हैं? न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक को क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र। प्राचीन भारत के सिक्के किसमें मिलते हैं? सीसा में, सोना में, चांदी में और तांबे में। शुरुआती सिक्के पंचमार्क के होते थे। पंचमार्क, अब पंचमार्क का मतलब क्या होता है? पंचमार्क का मतलब होता है एक उभरा हुआ, ये क्या कि ठप्पा लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? ठप्पा लगा होता है। देखिएगा किसी किसी जैसे मोहर टाइप की होती है, उसमें मोहर मतलब ये ठप्पा लगा होता है, तो पंचमार्क बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं उसको आहत सिक्के। क्या बोलते हैं? आहत सिक्के। पंचमार्क का सबसे बड़ा ढेर कहाँ मिला है? पंचमार्क का सबसे बड़ा ढेर मिला है गुंगेरिया में। अब कुछ लोग पूछेंगे गुंगेरिया है कहां पर? तो गुंगेरिया आपका है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और जिले का नाम है बालाघाट। जिले का नाम है बालाघाट। और शुरुआती आहत के सिक्के मिलते हैं चांदी के। शुरुआती आहत सिक्के क्या मिलते हैं? चांदी के। और उसमें चिन्ह किसके हुआ करते थे? उसमें चिन्ह मछली के, पेड़ के, चिड़िया के, इनके हुआ करते थे। और तांबे के आहत सिक्के बहुत कम मिलते हैं। तांबे के आहत सिक्के जो पंचमार्क वाले हैं वो काफी कम मिलते हैं। और सर्वाधिक सिक्के कब मिले हैं? लेटर मौर्यन पीरियड में। ये लेटर का मतलब होता है बाद में, मतलब मौर्य काल के बाद में। अगर आपका लगा हो ये मौर्योत्तर, उत्तर लगा हो तो लेटर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर ये पूर्वोत्तर हो जाएगा तो उसके पहले का हो जाएगा बिफोर। हु इश्यूड फर्स्ट टाइम स्टैंडर्ड क्वाइन? स्टैंडर्ड मतलब क्वाइन का मतलब होता है मानक सिक्के। स्टैंडर्ड क्वाइन का मतलब मानक सिक्के। सबसे पहले मानक सिक्कों की स्टार्टिंग किसने की? ग्रीक। ग्रीक मतलब यूनान। सबसे पहले मानक सिक्कों की स्टार्टिंग किसने की? ग्रीक ने की। और सबसे पहले सोने के सिक्कों की शुरुआत किसने की? सबसे पहले सोने के सिक्कों की शुरुआत की इंडो ग्रीक ने। किसने? इंडो ग्रीक ने। और सबसे पहले लेख युक्त मतलब कुछ उसमें इंस्क्रिप्ट कुछ लिखा हो, उसमें किसने की? इंडो ग्रीक ने। सबसे पहले राजा रानी के चित्र, इंडो ग्रीक ने। तो देख लीजिए एक बार इसको, फिर रिपीट कर देते हैं। और सबसे पहले लेख युक्त में तो आपको पता होगा कि उसमें कुछ ना कुछ लिखा होता था, जैसे डेट वगैरह, तिथि, इस तरह की चीजें मेंशन की जाती थी। इसको देख लीजिए। इसके बाद नया चार्ट जो है वो बनाते हैं और आपको समझा देते हैं। इसमें देखिए प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत में, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हम पढ़ चुके हैं, इंस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं, क्वाइनेज सिक्के पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है मूर्तियों की। इसके बाद बारी आएगी
स्मारक, भवन, मंदिर, महल मतलब स्थापत्य कला, क्या कह सकते हैं उनको, स्थापत्य कला कह सकते हैं। 4 नंबर सील, सील्स मतलब मुहर, इसमें भी आगे बताएंगे तो इसको डिटेल में समझा देंगे। अब पहला नंबर मूर्तियां आ जाती हैं। मूर्तियों को इंग्लिश में बोलते हैं स्कल्पचर। ठीक, इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसकी शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा एक चीज देखिए, आप लोग को याद होगा मोहनजोदड़ो से जो है डांसिंग गर्ल की मिलती है, एक नर्तकी की, ठीक है, एक लड़की की फोटो मिलती है जो डांसिंग मुद्रा में, ये नृत्य की मुद्रा में है। और फिर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्वाइंस जो है, सॉरी स्टैंडर्ड मूर्तियां बनती कहाँ से, स्टैंडर्ड मूर्तियां कुशाल काल से। देखा होगा आपने बहुत जगह बुद्ध की बहुत भव्य भव्य ये मूर्तियां लगी हुई हैं। उसकी शुरुआत होती है कुशाल काल से। कहां से होती है, कुशाल काल से। और कुशाल काल में जो, कुशाल काल में जो मूर्तियों की यूज की गई है वो गांधार कला का यूज किया गया। और गांधार कला में किसका प्रभाव है, गांधार कला में विदेशी प्रभाव है। किसका प्रभाव है, विदेशी प्रभाव है। विदेशी प्रभाव में भी किसका प्रभाव है, विदेशी प्रभाव में भी यूनानी प्रभाव है और रोम प्रभाव है। और इसके गांधार कला के बाद जो है मथुरा कला भी है, अमरावती कला भी है कुशाल कुशाल काल में। क्योंकि मूर्तियों की सबसे अगर भव्य शुरुआत कहें तो वो कुशाल काल से स्टार्ट होती है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको कई मूर्तियां मिलती हैं, जैसे नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति मिलती है। अभी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बता देंगे कहाँ से मिली है सब, डांसिंग गर्ल वगैरह की। इसके बाद आपकी प्रोटो शिवा की मिलती है। प्रोटो मतलब आज, जो प्राचीन शिवा है उनकी मूर्ति मिलती है। और इसके बाद पुरोहित की मिलती है, आपने देखा होगा ये मूर्तियां मिलती हैं। और मूर्तियों से हमें देखिए जानकारी किस चीज की मिलती है, मूर्तियों से हमें जानकारी मिलती है जो आम जनजीवन था, आम जनजीवन का, आम लोगों का जो लाइफ स्टाइल थी वो कैसी थी, वो हमें मूर्तियों से पता चलती है। इसके बाद स्मारक, भवन, मंदिर और महल, इसमें बोलते हैं स्थापत्य कला। इससे हमें स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है कि उस समय का स्थापत्य कला कैसी थी। अगर स्थापत्य कला जो है ये अगर अच्छा होगा तो उस समय कह सकते हैं कि जो ये राज्य की पकड़ होती है वो जो है आम जनता पर अच्छी होगी। और जो ये भी कह सकते हैं हम लोग, जो राज्य की आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक कह ले की स्थिति वो भी अच्छी है। प्राचीन भारत के स्थापत्य कला की जानकारी हमको आर्किटेक्चर बोलते हैं, स्थापत्य कला। जैसे पाटलिपुत्र के भवन का निर्माण, जैसे आपने मौर्य काल में मेगास्थनीज मौर्य काल में आया था। कब आया था, मौर्य काल में आया था। अब मेगास्थनीज जब ये मौर्य काल पढ़ेंगे तो मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। बस इतना याद रखिएगा, पाटलिपुत्र के भवन का वर्णन जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसमें मिलती है। मौर्य काल में जैसे याद रखिएगा, जैसे मंदिर जो है आपके नागर शैली, वैसर शैली, हमें इसे यही तो पता चलता है जो स्मारक, भवन, मंदिर है इन सब का। और नागर शैली आपकी कहाँ की है, नागर शैली आपकी उत्तर भारत की है। कहाँ की है, उत्तर भारत की, नॉर्थ इंडिया। नागर शैली को नागर स्टाइल बोलेंगे, नागरा स्टाइल आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। वेसर शैली, वेसर शैली आपकी पाई गई है दक्कन, दक्कन में पाई गई है। ज्योग्राफी में पढ़े होंगे दक्कन वगैरह कहां पर है। और द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली आपकी दक्षिण भारत में मिलती है, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। इसको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए मूर्ति स्कल्पचर, स्कल्पचर की शुरुआत कब से होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से होती है। और उसकी फिर स्टैंडर्ड मूर्तियां बनना कब से स्टार्ट होती हैं, कुशाल काल से स्टार्ट होती है। कुशाल काल में भी गांधार कला है, मथुरा कला है और अमरावती कला है। लेकिन जो गांधार कला है उसमें विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है, यूनानी, रोम। आप देखिएगा अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध की एक भव्य मूर्ति है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कुशाल काल से संबंधित है। और इससे हमें जानकारी क्या मिलती है, मूर्तियों से, मूर्तियों से हमें जो आम लोग थे उनकी क्या थी लाइफ स्टाइल के बारे में उसकी जानकारी मिलती है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में मूर्तियां जो मिलती हैं उसमें पुरोहित की मूर्ति मिलती है और प्रोटो शिवा की स्कल्पचर मिलती है, मूर्ति मिलती है। और डांसिंग गर्ल की भी मूर्ति मिलती है। इसके बाद इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप जो है ये इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इस स्रोत में पढ़ रहे हैं। अगला है स्मारक, भवन, मंदिर, महल। प्राचीन भारत के स्थापत्य कला की जानकारी किससे मिलती है, हमको स्मारक, भवन से मिलती है, मंदिर से मिलती है, महल से मिलती है। जैसे हम लोग अगर मौर्य काल के समय की बात करें तो पाटलिपुत्र के भवन का वर्णन जो है वो
किस्सा मिलता है, ठीक है। मेगास्थनीज वर्णन करता है कि पाटलिपुत्र का भवन ऐसा था। ये कहा जाता है पाटलिपुत्र का जो भवन था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो जो है लकड़ी का बना हुआ महल था, लकड़ी का बना हुआ महल। जैसे अब याद रखिएगा, इस समय जैसे जानकारी मिलेगी स्मारक भवन और जो उसमें के मंदिर हुआ करते थे, ये एंशियंट हिस्ट्री के, उसमें जैसे नागर शैली है, वैसर शैली है, द्रविड़ शैली, इसकी हमें जानकारी मिलती है। नागर शैली कहाँ पर पाई जाती है? नागर शैली भारत में पाई जाती है, उत्तर भारत में। वैसर शैली कहाँ पाई जाती है? दक्कन में पाई जाती है। द्रविड़ शैली कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में पाई जाती है। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपका ये सील्स पढ़ाकर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, जो आपका प्राचीन भारत के इतिहास स्रोत के आप चल रहे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के बाद आपका स्टार्ट होगा साहित्यिक स्रोत, स्टार्ट होगा। इसको देख लीजिए। देखिए, पुरातात्विक स्रोत में आपका लास्ट टॉपिक आ गया है सील्स मोहर, ठीक है। सील्स मोहर तो आप जानते होंगे, मोहर वगैरह जो लगती थी। जैसे पहले शुरुआत में कॉइन्स कम चले हैं, पहले आपके मोहर चली हैं, ठीक है। और उसका कैसे यूज होता था हम आपको बताते हैं। पहले से देख लेते हैं जो सील्स की स्टार्टिंग हुई है वो कब हुई है। सील्स की स्टार्टिंग हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और हमें अधिकांश जो सील्स मिलती हैं वो किसकी मिलती है? स्टोन्स की मिलती है। किसकी मिलती है? स्टोन्स की मिलती है। आपकी मेटल की भी है, लेकिन स्टोन्स की ज्यादा अधिकांश मोहरें किसकी मिलती हैं? स्टोन की। स्टोन में भी कौन? स्टेटॉइट पत्थर। स्टेटॉइट पत्थर, स्टेटॉइट पत्थर क्या था? एक मुलायम पत्थर था, मुलायम पत्थर, काफी मुलायम होता था। और इसको स्टेटॉइट पत्थर को हिंदी में बोलते हैं सेल खड़ी का पत्थर, सेल खड़ी, सेल खड़ी का पत्थर। और मेटल मिलता है आपका कॉपर और ब्रॉन्ज, कॉपर आपका तांबा हो गया, ठीक है। और ब्रॉन्ज आपका कांसा हो गया। अब सील से हमें क्या पता चलता है? सील से हमें जानकारी मिलती है, किस चीज की जानकारी मिलती है हमें? धार्मिक, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार। व्यापार विनिमय के आधार पर होता था। व्यापार विनिमय, विनिमय को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेंज, के आधार पर होता था। इसको देख लीजिए एक बार, समझा देते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोत का जो लास्ट नंबर है, 5 नंबर है, वो मोहर। पहला नंबर क्या बताया था आपका पुरातात्विक स्रोत में? पहला बताया था हमने इंस्क्रिप्शन। पहला क्या बताया था? इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। सेकंड नंबर क्या बताया था आपको? मूर्तियां। उसके बाद हमने आपको बताए थे क्वाइनेज। सेकंड नंबर पे क्वाइनेज, थर्ड नंबर पे मूर्तियां बताए थे ये, और थर्ड नंबर पे महल, स्मारक, जो स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है, 4 नंबर पे। और 5th नंबर पे आपको बता रहे सील्स मोहर। तो सील्स वगैरह आप देखिएगा, जो इंडस वैली ये सिविलाइजेशन में वो पत्थर के जो है छोटे छोटे मिलते हैं। आप जो है नेट पे डाल के देखिएगा, इसका जो चित्र है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। उसमें जब देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये चीजें मिलती हैं। और लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है ना, वो पढ़ा नहीं जा चुका है। ये पढ़ा नहीं गया है। पढ़ा क्यों नहीं गया है? क्योंकि उसमें पहली बात तो क्या है, शब्द बहुत कम है। शब्द के साथ साथ जो है वो कैसा लिखा हुआ है, ये राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब ये, हाँ, राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है। इस वजह से भी इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ये इंस्क्रिप्ट है उसको पढ़ा नहीं जा चुका है। अधिकांश मोहर इसकी मिलती हैं किसमें? स्टोन में। और बाकी मेटल में भी यही मिलती है। मेटल में आपकी कॉपर की है, ब्रॉन्ज की मिल जाती है। कॉपर मतलब तांबा, ब्रॉन्ज मतलब कांसा। अधिकांश मोहर आपकी बता दी है मुलायम पत्थर, जो स्टेटॉइट पत्थर होता था उसमें पाई जाती थी। और स्टेटॉइट पत्थर को हिंदी में बोलते हैं सेलखड़ी का पत्थर। ये याद रखिएगा, क्योंकि सेलखड़ी वर्ड ज्यादा देते हैं, सेलखड़ी वर्ड वो ज्यादा देते हैं। सेलखड़ी के पत्थर पाए गए बहुत
मुलायम पत्थर होता था। जानकारी इसमें, इससे हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? इसमें धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है, आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है, सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है, और उस समय ट्रेड कैसा होता था, व्यापार कैसा होता था, इसकी जानकारी भी हमको मिलती है। ये किस आधार पर ये व्यापार होता था? पहले क्या होता था कि ऐसा तो था नहीं कि ये रुपया चलता था, मतलब एक तरीके से मुद्रा वगैरह, मुद्रा वगैरह बाद में स्टार्ट हुई है। पहले मतलब एक तरीके से क्या होती, सील्स होती थी। कोई भी एक व्यापारी गया, एक व्यापार, एक मान लीजिए इंडिया, अगर भारत का व्यापार आपका चल रहा है मेसोपोटामिया से चल रहा है, तो उसमें क्या होता था, मेसोपोटामिया के जो व्यापारी होते थे अपनी सील्स लगा कर दे देते थे, और सामान जो है उस आधार पर एक्सचेंज होता था। और वैसे ये जो भारत के व्यापारी थे वो भी सील्स लगाते थे, और एक दूसरे की जब पहचान हो जाती थी तो क्या होता था, वस्तुओं का विनिमय होता था, एक्सचेंज होता था, और ये जो सील्स होती थी दोबारा अपनी अपनी जगह वैसे पहुंचा दी जाती थी। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। अब आ चुका है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में लिटरेरी सोर्स। आपका पुरातात्विक स्रोत हो चुका है, सेकंड नंबर आपका आता है लिटरेरी सोर्स, जो साहित्यिक स्रोत है। लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स में आपका वैदिक टेक्स्ट होगा। क्या होगा? वैदिक टेक्स्ट, मतलब वैदिक साहित्य होगा आपका, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट मतलब एक तरीके से बौद्ध साहित्य होगा, और जैन टेक्स्ट मतलब एक तरह से जैन साहित्य होगा, जैन साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य और बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इन तीनों से किस चीज की जानकारी मिलेगी? इन तीनों से हमें मिलेगी उस समय का जो धार्मिक साहित्य था, धार्मिक साहित्य, रिलीजियस लिटरेरी या रिलीजियस टेक्स्ट, उसकी जानकारी जो है हमें किससे मिलेगी? वैदिक टेक्स्ट से, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, ठीक है, और जैन टेक्स्ट से। मतलब वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। और वैदिक काल, वैदिक काल को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर ऋग्वैदिक पढ़ेंगे, सॉरी, सेकंड नंबर पढ़ेंगे उत्तर वैदिक। इसमें सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारी चीजें पढ़ेंगे, किसमें कितनी सुक्तियां होती हैं। और इसके उत्तर वैदिक ये मनुस्मृति के बारे में भी ये पढ़ेंगे, धर्म सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, और इसकी जो वेदांत होते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और वैदिक साहित्य मतलब क्या, उसमें ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य से आप ब्राह्मण से ये मत ले लीजिएगा किसी वर्ण या जाति से, ब्राह्मण साहित्य उस समय को बोला गया है। ब्राह्मणिकल सोर्सेस, ब्राह्मणिकल सोर्सेस से हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इनसे हमें किसकी जानकारी मिलेगी? धार्मिक साहित्य के बारे में जानकारी मिलेगी। और 4 नंबर और लिख लीजिए, गैर धार्मिक, गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य में आपके कह सकते हैं लोक साहित्य, लोक साहित्य। लोक साहित्य की भी हमको ये जानकारी मिलती है। नॉन रिलीजियस टेस्ट, इंग्लिश में लिख सकते हैं नॉन रिलीजियस, ये रिलीजियस टेस्ट। इसको एक बार देख लीजिए। लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में हम आपके 3 में ये जो धार्मिक साहित्य की जानकारी मिलेगी वो वैदिक से मिलेगी, बुद्धिस्ट से मिलेगी, जैन से मिलेगी आपका। और वैदिक में आपका ब्राह्मणिकल साहित्य है, और उसमें भी हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक काल में ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक में और उत्तर वैदिक में जैसे हम लोग आएंगे वैदिक काल में, उसमें चीजें समझेंगे किन साहित्यों का हमें अध्ययन करना है। इसके बाद आपका आ जाएगा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में कई ये पिटक पढ़ेंगे, विनय पिटक, धम्म पिटक, और जैन साहित्य में भी पढ़ेंगे हम लोग। और गैर धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य में लोक साहित्य, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अगर कहें कि मूर्ति पूजा का चलन या तंत्र मंत्र का चलन वो कहां से मिलेगा? लोक साहित्य से मिलेगा। क्योंकि लोक साहित्य में वो तत्व थे, वो एलिमेंट्स थे, जो ये वाले एलिमेंट्स कहां पर आए?
आपके वैदिक साहित्य में आए, और वैदिक साहित्य के जो एक तरह से प्रकृति पूजा थी वो कहां पर जाती है, लोक साहित्य में भी जाती है। ये आप जब आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। और एक चीज ये है कि हम पहले से इस वजह से मतलब चार्ट बना देते हैं। चार्ट बनाने का एक मेन मकसद ये है कि हमारा वीडियो कम से कम समय में हो जाए, आपको कम से कम समय में जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दें उतना ज्यादा आई थिंक बेटर है। अगर हम ये लिखेंगे तो यही लेक्चर जो हमारा आधा घंटा या मान लीजिए 30 to 45 मिनट या 35 मिनट जाएगा, वो चला जाएगा 1 से 1.5 घंटे में। तो आई थिंक सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट आपको करना है कि कैसे कैसे कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दे सके। इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, साहित्य में और आगे चलेंगे, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद। इसके लिए आप क्या करिए, चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जो है आपको समय समय पे नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। थैंक यू।